हाय गाइस, दिस इज समी अलाउद्दीन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है चैप्टर नंबर 8। आपकी बुक में शायद चैप्टर नंबर 18 लिखा हो, नो मैटर। ठीक है, मैंने पहले भी बताया ये 9 से काउंट करते चले आ रहे हैं। 9 में पहला चैप्टर होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होते होते और 10th के हिसाब से वो सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं नंबर की, राइट। तो ये चैप्टर हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स से मुतालिक। देखिए, नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियर जो है वो न्यूक्लियस को कहते हैं, राइट। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस से निकला है, यानी इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक, किस तरह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज होता है, ये सारी बातें इसमें हम सीखने वाले हैं। आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स कि जब एटम अनस्टेबल होता है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, यानी आखिरी शेल में जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसकी शेयरिंग दूसरे एटम के साथ करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक, अब एटम अनस्टेबल क्यों होता है वो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक छोटा सा कानून पढ़ा है, जिसमें हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से पहला शेल होता है के में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो स्टेबल रहेगा। फिर हम दूसरे शेल में के बाद जो आता है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो फिर वो स्टेबल रहता है। इस तरह एक फार्मूला हमें नील बोहर का एक छोटा सा फार्मूला है 2 की पावर n की शक्ल में, उसको यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि किसी एटम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे में कितने होने चाहिए, तीसरे में कितने होने चाहिए, अप टू सो ऑन सारे शेल्स के लिए हम इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो एटम अनस्टेबल कब होता है, जब उसके आखिरी शेल में इस फॉर्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरा नहीं होते हैं। यानी कैसे होते हैं, चलिए इसे समझते हैं कैसे ना हो। यानी एक एटम लेते हैं, राइट, हम कहते हैं कि इसका न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, राइट। ये इसका पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखे जाते हैं, और अगर हम दूसरा शेल बनाते हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये पैर की शक्ल में होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, के एल एम के हिसाब से शेल्स चलते हैं, के शेल है, एल है, एम है, एन है, अप टू सो ऑन चलता है। अब सपोज फर्ज करते हैं कि एक हमारे पास, यानी ये ऑक्टेट डॉपलेट रूल पूरे होते हैं, तो ये एक स्टेबल एटम है, राइट। तो ये क्या है, एक स्टेबल एटम है। अगर ऐसा सिचुएशन हो, देखो यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आप जानते हैं। अगर किसी एटम के शेल में, पहले शेल में 2 है और तीसरे शेल में सपोज कि यहाँ हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, ये, और हम तीसरा शेल भी बना लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो ये एटम जो है वो शेयरिंग के लिए तैयार होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करके अपने आप को स्टेबल करता है, राइट। और इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोई एटम क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो अपने लास्ट शेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयर करते हैं दूसरे एटम के साथ और अपने आप को स्टेबल बना लेता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 8 नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो फिर वो क्या करता है, एक ऐसे एटम के साथ मिल जाता है जिसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, राइट। सपोज ये दूसरा एटम है, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये के शेल है, ठीक है, ये एल शेल है, तो के में 2 होने चाहिए और एल में 8 होने चाहिए। एल में 1 2 3 4 अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके के शेल में 2 होने चाहिए, 1 है, तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। अब दोनों क्या करेंगे भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसको अगर मैं ऐसे बना लूँ स्टार से, ठीक है, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस रहे, दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिंबल इसलिए चेंज किया ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन पहचान हो सके कि ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, इसके साथ ऐसे शेयरिंग करता है, राइट। ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स,
यानी शेल को शेयर करता है, शेल में वो फिर इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाते हैं। ये पॉजिटिव है, ये इसके करीब आ जाता है और ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये इसके साथ मिल जाता है ऐसे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, अब इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। और इसके लिए 1 2 और ये 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन पा लेता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पा लेता है, ठीक है। तो इस तरह ये एटम भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इस रिएक्शन को कहेंगे केमिकल रिएक्शन, राइट। बाकी केमिकल रिएक्शन डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ हमारा काम नहीं है। आपको इसलिए बताया ताकि मैं आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत बता सकूं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, अमंग द एटम्स। जब वो अनस्टेबल होते हैं तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उससे वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, राइट। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को स्टेबल करता है, ठीक है। कैसे स्टेबल करता है? स्टेबल करने के लिए वो कुछ रेस को इमिट करता है, यानी पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, रेस को इमिट करते हैं, उसको कहेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी उसमें फिर न्यूक्लियस जो है बदल जाता है पूरी तरह, दूसरा एक न्यूक्लियस वजूद, एक एलिमेंट वजूद में आ जाता है। कैसे होता है ये सारी बात इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा होता है सर, हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इसी चैप्टर में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विद द न्यूक्लियर रिएक्शंस, राइट। अच्छा, तो इसे समझने के लिए हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं। इज रेडियो एक्टिविटी, राइट। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कोई न्यूक्लियस क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो रेज को इमिट करते हैं और पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, उससे वो अपने आप को स्टेबल बना लेता है, राइट। तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस का नाम है। ये रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक एक्सीडेंट के तौर पर, यानी एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था, राइट। यानी साइंटिस्ट का ये इरादा नहीं था कि रेडियो एक्टिविटी पे काम कर लें, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसने देखा कि कुछ और हो रहा है, उससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि उसमें से एक जो न्यूक्लियस होता है वो रेडिएशंस को इमिट करता है या पार्टिकल्स को इमिट करता है। वो साइंटिस्ट क्या था डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम था हेनरी बिकरल। हेनरी बिकरल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जो यूरेनियम के साल्ट के क्रिस्टल लेकर और वो फॉस्फोरेसेंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, राइट। जो फॉस्फोरेसेंस मटेरियल होते हैं, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके साथ अगर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो फिर वो क्या करता है, वो ग्लो करता है, यानी चमक देता है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल के साथ हेनरी बिकरल काम कर रहा था, ठीक है। उसने यूरेनियम साल्ट के क्रिस्टल्स को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा, राइट। यानी उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, हेनरी बिकरल का एक्सपेरिमेंट, उसका जो एक्सपेरिमेंट था डियर स्टूडेंट्स वो फास्फोरेसेंस के बारे में था, ठीक है। यानी फास्फोरेसेंस मटेरियल जो हेनरी बिकरल था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था किस चीज़ के साथ, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल के साथ। यानी वो ये देखना चाहता था कि जब पार्टिकल्स इस मटेरियल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वो ग्लो क्यों करते हैं, यानी चमक क्यों देते हैं। वो इस चीज़ को देखने वाले थे, देख रहे थे। तो फिर शायद ही कुछ टाइम उसको मिला कि भाई उसने अपना सारा सामान एक टेबल पर रखा और गया। कुछ वक्त गुजरता है तो वो आता है अपने उस मटेरियल, जो मटेरियल उसने फोटोग्राफिक प्लेट पर रखा, ठीक है, एक फोटोग्राफिक प्लेट था, ठीक है, ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट जो है
वो जिस तरह आजकल आप लोग एक्सरे देखा है आप सब ने, एक्सरे जिस प्लेट पर ली जाती है, जिस प्लास्टिक के प्लेट पर ली जाती है, वो क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट होता है, राइट। पुराने ज़माने में अगर आप लोगों ने कैमरे को देखे हो, वो कैमरे में हम रील इस्तेमाल करते थे। आजकल तो डिजिटल कैमरे आए हैं। जो पहले के दौर के जो कैमरे थे उसमें रील का इस्तेमाल होता था, वो भी फोटोग्राफिक प्लेट था जिस पर फोटो बनता था, ठीक है। तो वो नहीं देखा है, मसला नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी मरीज़ के साथ एक एक्सरे शीट होती है, वो तो सबने देखा है, वो असल में फोटोग्राफिक प्लेट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट करते हुए हेनरी बेकरेल के साथ यूरेनियम साल्ट के कुछ क्रिस्टल्स थे, तो वो उसने क्या किया, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक ब्लैक पेपर रखा, राइट। ऐसे ब्लैक पेपर था, तो ब्लैक पेपर जब रखा उसके ऊपर यूरेनियम के साल्ट को रखा, राइट। यूरेनियम के साल्ट को भी इसके ऊपर रखा और चला गया। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद जब वो आया, उसने अपना ये साल्ट उठाया और ब्लैक पेपर को भी हटाकर देखा। वो क्या देखता है, उसने देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है डियर स्टूडेंट्स, इस पर धब्बे बने हुए हैं ऐसे, राइट। अब ये धब्बे यानी ये किस चीज़ के धब्बे थे? कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्वाइंस रखे थे, यानी क्वाइन तो सबने देखे हैं, ठीक है, क्वाइंस होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, चाबियों का गुच्छा था, कुछ चाबी रखे थे, उन चाबियों का अक्स जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर बना था, ठीक है। बाज बुक्स कहते हैं कि नहीं, क्वाइंस रखे थे, क्वाइंस की जो अक्स थी वो फोटोग्राफिक प्लेट पर बनी, जो भी हो, ठीक है। बहरहाल उसने ये देखा कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर अक्स बनी हुई है, ठीक है। अक्स कैसे बनी हुई है, यानी धब्बे बने हुए हैं। धब्बे जिस तरह हम एक्सरे लेते हैं अपने जिस्म के किसी भी पार्ट का, तो उसमें हड्डियाँ नज़र आ जाती है, इस तरह के धब्बे पड़े हुए थे इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक। बाद में इसी चीज़ की खोज करने के बाद कि ये धब्बे क्यों पड़े हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए, ठीक है, यानी न्यू एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए इस चीज़ की खोज के लिए कि भाई ऐसे धब्बे क्यों बने हैं। तो उससे फिर यह नतीजा निकाला कि जो हमारा यूरेनियम साल्ट है उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है, यानी जो यूरेनियम है वो क्या करता है, रेडिएशंस इमिट करता है, राइट। तो वो रेडिएशंस क्या करते हैं, उसके सामने जब कोई ओपेक जिस्म आता है, जिस तरह ये है जिसमें से कोई चीज़ लाइट निकल नहीं सकती, ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो, ठीक, तो फिर उस चीज़ का अक्स जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर बन जाती है, राइट। तो इससे यह नतीजा निकाला, राइट। बाद में फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक उसमें से खातून थी और दूसरा उसका शौहर था, ठीक, दोनों के नाम थे, एक था मेरी क्यूरी और दूसरा था पेरी क्यूरी। ये एक खातून थी मेरी और मेरी क्यूरी, पेरी क्यूरी उसका हस्बैंड था। तो उन दोनों ने पोलोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया, राइट। दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किए कि भाई जो पोलोनियम और रेडियम है ये भी क्या करते हैं, वो रेज को इमिट करते हैं, ठीक है। एंड पोलोनियम, उन्होंने ये कहा कि ये जो पोलोनियम और रेडियम है ये भी क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी रेडिएशंस इमिट करते हैं, इमिट रेडिएशंस। तो हेनरी बेकरेल ने तो ये कहा कि भाई मैंने यूरेनियम का साल्ट लिया था, उसमें से फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंफर्म किया गया कि भाई जो यूरेनियम है उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। उन रेडिएशंस ने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट पर तस्वीर बना दी, क्वाइंस थे, चाबी था या कुछ डब्बे बन गए ऐसे, ठीक है। तो उसने ये कहा, जब मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने ये कहा कि भाई सिर्फ यूरेनियम तक ये रेडिएशंस महदूद नहीं है, बल्कि
जो रेडियम होते हैं, पोलोनियम होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस किस्म के कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। ठीक, अब ये रेडिएशंस क्या है, इन रेडिएशंस का नेचर क्या है, ये फिर बाद में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, उनका नेचर हमें बता दिया क्या होते हैं, वो भी इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इन्होंने भी कहा कि जो रेडियम और पोलोनियम है वो भी कुछ रेडिएशंस को इमिट करते हैं। ये जो डिस्कवरी हुई थी डियर स्टूडेंट्स, ये 1886 में हुआ था, राइट। और ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, राइट। जो रेडिएशंस की डिस्कवरी है वो कैसी है, इसने एक यानी इत्तेफाक के तौर पर ये हुआ था, ठीक है। उस साइंटिस्ट का ये इरादा नहीं था कि वो इन रेडिएशंस के बारे में खोज करे या तलाश करें रेडिएशंस को, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी जो फ्लोरेसेंस मटेरियल थे उन पर काम कर रहे थे। तो ये छोड़कर उसको कुछ और मिला, यानी रेडिएशंस निकल रही यूरेनियम से, तो ये एक हादसाती तौर पर इसकी डिस्कवरी हुई है, ठीक। ये रेडिएशंस क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, इसे समझने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा, तो इन रेडिएशंस का नेचर देखने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ रेडिएशंस जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ रेडिएशंस जो है वो स्ट्रेट पास हो गए, ना वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ना वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कि इसमें क्या हुआ था। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक लेड का सोर्स रखा, राइट। दिस इज लेड ब्लॉक, एक लेड ब्लॉक है जिसमें सोर्स को रखा गया है, जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसको रखा गया है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी पॉजिटिव प्लेट रखी है, और नीचे एक नेगेटिव प्लेट रखी है, राइट। और इधर एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा, राइट। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से रेडिएशंस को निकाला, कुछ रेडिएशंस ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रेडिएशंस जो थे वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ रेडिएशंस जो थे डियर स्टूडेंट्स वो ऐसे स्ट्रेट चले गए, राइट। तो जो रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो रेडिएशंस हैं इस पर, इसमें पार्टिकल हैं, यानी कैसे पार्टिकल मौजूद हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज हैं, यानी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट हुए। फिर जो नेगेटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई ये जो पार्टिकल्स है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो रेडिएशंस स्ट्रेट निकल गए उनको नाम दिया गया कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट। फिर से सुन ले, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में से इन रेडिएशंस को, जो कि हेनरी बेकरल ने डिस्कवर किए थे, इन रेडिएशंस को निकाला, ठीक है, पास किया। तो पास करने से क्या हुआ, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये नतीजा आगाज किया गया कि भाई इन पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज है। कुछ रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, इससे ये पता चला कि इन पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। कुछ रेडिएशन स्ट्रेट चले गए, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर स्पॉट बनाया, बाकियों ने यहाँ पर बनाया, कुछ ने यहाँ पर बनाया। तो जो स्ट्रेट चले गए उनके बारे में ये कहा गया कि ये जो है चार्जलेस है, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो मज़ीद खोज करने से क्या पता चला कि ये जो है बीटा पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इनको नाम दिया गया कि ये अल्फा पार्टिकल है जो कि डबल पॉजिटिवली चार्ज है। कैसे है आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और जो स्ट्रेट चले गए हैं उन पर कोई चार्ज नहीं है, उनको गामा रेस का नाम दिया गया, ठीक है। ये
इन पर कोई चार्ज नहीं है। तो हमें 3 किस्म के रेज मिले, बीटा रेज, अल्फा रेज, गामा रेज, राइट। ये 3 किस्म के हमें रेडिएशंस मिलते हैं इसमें से, और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो रेडिएशन है उनका नेचर क्या होता है। चलिए अभी हम लिखते हैं कि इन रेडिएशंस का नेचर क्या होता है, ठीक है, और इसे समझने की कोशिश करते हैं। यानी इन रेडिएशंस का नेचर क्या होता है इसे समझने की कोशिश करते हैं, राइट। यानी 3 किस्म के रेडिएशंस इमिट होते हैं, ठीक है। कौन इमिट करता है? एटम्स, राइट। यानी जो रेडियो एक्टिव एटम है वो क्या करता है, उसके न्यूक्लियस में से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। उन रेडिएशंस का नेचर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे। पास करने से हमें यह पता चला कि 3 किस्म के रेडिएशंस इमिट होते हैं। कुछ रेडिएशन जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ जो है उन पर कोई चार्ज नहीं होता। जिन पर कोई चार्ज नहीं होता उनको नाम दिया गया गामा रेस का, और जिन पर चार्ज होता है नेगेटिव उनको बीटा रेस का नाम दिया गया। जिन पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है उनको अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेस का नाम दिया गया, ठीक है। तो 3 किस्म के और ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट से इमिट होते हैं। पहला जो है वो बीटा रेस, ठीक है। बीटा रेस पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बीटा रेस जो है उसको बी से डिनोट करते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है अल्फा रेस। अल्फा रेस डबल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनको सिंबल से डिनोट करते हैं। तीसरे हैं गामा रेज। गामा रेज जो है वो चार्जलेस होते हैं, यानी नो चार्ज, ठीक है। और इसके और भी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये इनका नेचर है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है और गामा रेज है। ये कहाँ से निकलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकलते हैं। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके एटम के न्यूक्लियस से ये रेडिएशंस निकलते हैं, ठीक है। कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या इन पर कोई चार्ज नहीं, या 3 किस्म के रेडिएशंस हैं, वो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चला, राइट। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनका न्यूक्लियस बहुत 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 ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है। कुदरती तौर पर जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उसमें तकरीबन 9 किस्म के ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 9 किस्म के कुदरती जो नेचुरल हमारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो कितने हैं, वो 9 हैं। अब वो क्यों रेडिएशंस इमिट करते हैं, उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। मैंने शुरू में बता दिया कि जब एटम अनस्टेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने जो शेल्स होते हैं उनमें डॉपलेट या ऑक्टेट रूल को पूरा करके अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। इसी तरीके से जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो फिर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो रेडिएशंस को इमिट करता है। जब रेडिएशंस को इमिट करते हैं तो रेडिएशन को इमिट करने से वो स्टेबल हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस से पार्टिकल निकलते हैं। बीटा एक पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, और जो गामा होता है वो एनर्जी होती है, पार्टिकल नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे करनी है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आप ये देखें कि दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82, राइट। यानी वो फिर क्या करेंगे, रेडिएशंस को इमिट करेंगे, are called
नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, राइट। यानी Z क्या हो, Z एटॉमिक नंबर है, वो 82 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो Z जब 82 से ग्रेटर होता है तब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फिर वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं। कहाँ से इमिट करते हैं, वो अपने न्यूक्लियस में से इमिट करते हैं। क्यों इमिट करते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ज़्यादा होने से वो न्यूक्लियस भारी होता है, बड़ा होता है और वो अनस्टेबल होता है। क्या करता है फिर रेडिएशंस को इमिट करने के बाद वो स्टेबल हो जाती है। तो जब वो रेडिएशंस इमिट करता है तो उससे जो न्यूट्रॉन होता है उनकी तादाद कम हो जाती है। कैसे होता है आगे इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। तो ये रेडिएशंस थी जो हेनरी बेकरल ने इसको डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली, यानी उसका इरादा नहीं था कि इन रेस की खोज कर ले, ना उनको ये पता था कि भाई ये रेस भी एग्जिस्टेंस इसकी है। तो वो कुछ और एक्सपेरिमेंट यानी फ्लोरेसेंस मटेरियल पर काम कर रहा था। तो एक दिन उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ यूरेनियम के साल्ट्स रखे और उसके बाद जब देखता है कुछ वक्त के बाद तो उसके डब्बे बने हुए थे फोटोग्राफिक प्लेट पर। फिर उसको खोज करने के बाद उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का वो कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है। मज़ीद एक्सपेरिमेंट से पता चला, मेरी क्यूरी और पेरी क्यूरी के एक्सपेरिमेंट से, कि भाई ये रेडिएशन सिर्फ यूरेनियम तक महदूद नहीं है बल्कि जो रेडियम पोलोनियम में है वो भी इसको इमिट करते हैं। फिर बाद में पता चला कि भाई और भी इस तरह के हमारे पास नेचुरल कुदरती तौर पर एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, वो भी ये रेडिएशंस इमिट करते हैं। रेडिएशंस का नेचर क्या होता है वो जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको पास किया, उससे पता चला कि 3 किस्म के रेडिएशंस होते हैं, बीटा रेज, अल्फा रेज और गामा रेज, राइट। बीटा पर नेगेटिव, अल्फा पर डबल पॉजिटिव और गामा रेज पर नो चार्ज, राइट। यानी ये सिर्फ एनर्जी है और वो दोनों क्या है, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कैसे पार्टिकल्स होते हैं इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। तो ये रेडिएशंस आपके ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, इसी के बारे में होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।